commonly confused words in English. 3-in-1 learning strategy, identification, pronunciation and usage. आज की ये मेरी वीडियो इसी सीरीज़ की एक कड़ी है। आज के जो दो वर्ड्स हैं हमारे पास वो हैं इन फ्रंट ऑफ वर्सेस बिफोर। तो अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि इन फ्रंट ऑफ को किस जगह पर रखना है और बिफोर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आइए सीखते हैं इजी लर्निंग विद शुमाइल ELS के साथ। इन फ्रंट ऑफ वर्सेस बिफोर, हालांकि ये दोनों वर्ड्स ऐसे नहीं कि इनकी स्पेलिंग या इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन उसके बावजूद हम इन्हें कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स में रखते हैं क्योंकि इनको लेकर अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर ये नहीं मालूम हो पा रहा होता कि हमने किस जुमले में इन फ्रंट ऑफ लगाना है और कहाँ पर हमने बिफोर को रखना है। तो पहले हम ले लेते हैं अपने वर्ड इन फ्रंट ऑफ को। तो इन फ्रंट ऑफ के उर्दू मीनिंग्स हैं के सामने, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को इंग्लिश मीनिंग्स इसकी बताती हूँ और जो इंग्लिश मीनिंग्स मुझे बेस्ट लगे, जिससे हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो है बिफोर द आइज़ ऑफ या बिफोर द साइट ऑफ, हमारी नज़रों के सामने, हमारी आँखों के सामने। अच्छा, इसको इसके एंटोनिम से समझना ज़्यादा बेहतर है, यानी इसको इसके मुतज़ाद से समझना ज़्यादा बेहतर है। इसका मुतज़ाद है या इसका एंटोनिम है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे या किसी चीज़ के अक़ब में। तो अगर मैं इंग्लिश में आपको दो सेंटेंसेस पढ़ के बताती हूँ कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द TV स्क्रीन, मैं TV स्क्रीन के सामने खड़ी हूँ। तो और इसका अगर मैं एंटोनिम पढ़ूँ कि आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द TV स्क्रीन, तो मैं TV स्क्रीन के पीछे खड़ी हूँ, यानी पहले मैं TV स्क्रीन के आगे जाकर खड़ी हुई थी, उसके सामने आकर खड़ी हुई थी, तो इन फ्रंट ऑफ TV स्क्रीन खड़ी हुई थी, फिर मैं जाके TV के पीछे जाकर खड़ी हो गई हूँ। तो इट मीन्स के आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द TV स्क्रीन ना, TV स्क्रीन के बिहाइंड जाके खड़ी हो गई हूँ। तो बस यहीं से आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी कि इसके साथ ही देखिए ये तस्वीर भी चल रही है इन फ्रंट ऑफ। ये बच्चा सामने खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ और बच्ची उसके पीछे खड़ी है बिहाइंड। तो द बॉयज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। अच्छा, अब मैं साथ साथ ही आप लोगों को अपने फेवरेट टिप्स और टोटके भी बताती जाऊंगी और साथ साथ समझाती भी जाऊंगी और एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से भी समझाती जाऊंगी। अब सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जब जगह की बात होती है तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की मैं बात कर रही हूँ। इन फ्रंट ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर भी लिया जाता है, तो यहाँ से हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब है किसी जगह, जगह से यहाँ मुराद कोई एरिया, जगह से यहाँ मुराद पोजीशन हरगिज़ नहीं है, ये हमेशा जहन में रखिएगा। एक होती है कि पोजीशन, किसी की पोजीशन मुझसे हाई है, किसी की पोजीशन हमसे लो है, नहीं, यहाँ पर प्लेस की जगह हो रही है, यानी वो आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, साइड पे, लेफ़्ट पे खड़ा है, तो प्लेस से मेरी मुराद यही है। और इन फ्रंट ऑफ भी पर्टिकुलरली अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंडर में रह के बात करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब ही उस प्लेस, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको यानी इन फ्रंट ऑफ को अपने जहन में पक्का बिठाने के लिए क्या करें कि ये एक सेंटेंस मैंने लिख रखा है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बागीचा है। बस इस सेंटेंस को याद रख लीजिए। जब भी आपके जहन में इन फ्रंट ऑफ में कन्फ्यूज़न आए तो आपके जहन में यही वाला जुमला गूंजना चाहिए कि मेरे घर के सामने एक बागीचा है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब यहाँ पे क्या है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस से मुराद क्या हो रही है, जो मेरे घर के आगे का जो एरिया है, मेरे घर के आगे की जो जगह या प्लेस है, वहाँ पे एक बागीचा बना हुआ है। यानी यहाँ पर भी प्लेस की बात हो रही है ना, पोजीशन की बात नहीं हो रही है। तो बिफोर में पोजीशन की बात आएगी आगे जाके, लेकिन हम जब इन फ्रंट ऑफ की बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला जुमला अपने जहन में दोहरा लीजिएगा। आप लोगों को प्लेस या एरिया, एक मखसूस लोकेशन की बात हो रही है। अच्छा, जब मखसूस लोकेशन की बात हो रही है तो ऑन अ लाइटर मोड एक आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ कि 60s का एक सॉन्ग है, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊँगा। तो वहाँ भी लोकेशन की वो बात कर रहे थे जो हीरो थे हमारे, वो हीरोइन को ज़रा तड़ी छड़ी लगा रहे थे कि भाई देखना, मैं एक दिन तेरे घर के सामने वाली लोकेशन पे आके एक घर बना के तुझे दिखाऊँगा। तो एनी हाउ दिस वॉज ऑन अ लाइटर मोड। तो लोकेशन या प्लेस की जब बात होती है तो इन फ्रंट ऑफ की बात होती है।
चलें अब हम अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये गौर करें कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ जो हैं वो एक कतार में क्यू में खड़ी हुई हैं। तो 3 बच्चियों के मैंने नाम लिख रखे हैं। हम सारा फोकस अपना करते हैं। सबसे पहले जो सेंटर में बच्ची है जो रेड में ड्रेस्ड है, जिसका नाम भी मैंने रेड कलर से मरियम लिख रखा है। मरियम के आगे कौन है पर्पल ड्रेस में? फरा। और मरियम के पीछे कौन खड़ा है? बीना, जो कि ब्लू में ड्रेस्ड हैं। अब इस हिसाब से हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? मरियम वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, इन फ्रंट ऑफ हर देयर वॉज हर फ्रेंड फरा, वेयर एज बिहाइंड हर वॉज हर सिस्टर बीना। मरियम एक क्यू में खड़ी थी, एक कतार में खड़ी थी, और उसके आगे उसकी दोस्त फरा थी, जबकि उसके पीछे उसकी बहन बीना खड़ी थी। मरियम एक कतार में खड़ी थी और उसके आगे उसकी दोस्त फरा थी, जबकि उसके पीछे उसकी बहन बीना खड़ी थी। तो मरियम was standing in a queue and in front of her there was her friend Farah, whereas behind her was her sister Bina। अब आप लोगों को तो देखकर भी समझ आ रहा है कि फ्रंट ऑफ हर कौन थी? फरा थी। और बिहाइंड हर कौन थी? बीना थी। तो अच्छा, हमें यहाँ से जो इन फ्रंट ऑफ है उसका एंटोनिम भी मिल गया इसी एक सेंटेंस में। तो इसको भी देख लें, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाना चाहिए। अब ये पिक्चर देखें, इसके अंदर इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग, ये बच्चा जो है वो कॉलेज बिल्डिंग के सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग। अब ये एक और स्लाइड चल रही है, हनी प्लीज़ गेट अ साइड, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द टीवी स्क्रीन। जैसे हम बच्चों से कह रहे होते हैं, बच्चे बेटा प्लीज़ एक साइड पर हो जाओ, टीवी स्क्रीन के आगे आके मत खड़े रहो, या टीवी स्क्रीन के सामने आके मत खड़े रहो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? Honey, please get aside, don't stand in front of the TV screen. Honey, please get aside, don't stand in front of the TV screen. Honey, please एक तरफ को हो जाओ, या बच्चे प्लीज़ एक तरफ को हो जाओ, टीवी स्क्रीन के आगे मत खड़े रहो, या टीवी स्क्रीन के सामने मत खड़े रहो या खड़ी रहो। अब बारी आती है बिफोर की। बिफोर, वर्ड बिफोर को मैंने 2 कैटेगरीज के अंदर रखा है। बिफोर के एक उर्दू मीनिंग है से पहले, से कबल, किसी वक्त से पहले, किसी ज़माने से पहले, किसी वाक़े से पहले, अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, या एनी इवेंट और एनी इंसिडेंट, यानी किसी इवेंट से पहले, किसी इंसिडेंट से पहले। और सबसे पहले ये बात याद रखें कि इसका जो एंटोनिम है वो है आफ्टर। इसका एंटोनिम बिहाइंड हरगिज़ नहीं है, इसका एंटोनिम है आफ्टर। तो ये फ़र्क हमेशा याद रहेगा आपको। बिफोर का एंटोनिम है आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। मॉम टोल्ड मी टू सर्व द सूप बिफोर द मेन कोर्स। माँ ने मुझे खाने से पहले सूप पेश करने का बोला। मॉम टोल्ड मी टू सर्व द सूप बिफोर द मेन कोर्स। अच्छा, बिफोर को इसके दूसरे मीनिंग्स में, जिसको मैंने कैटेगरी बी का नाम दिया है, वो उसके मीनिंग्स तो हो गए के आगे, के रूबरू, या के ज़ेरे तहत, या के सामने हाजिर होकर। अच्छा, यही वो पॉइंट है कि जहाँ पे अक्सर लोग, हम लोग बड़े भी और बच्चे लोग भी जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में हमें इन फ्रंट लगाना चाहिए या हमें बिफोर लगाना चाहिए। जैसे मैं मिसाल दूँ कि किसी बच्चे या बच्ची को उसके हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ने ऑफ़िस में बुलाया कुछ पूछने के लिए, और वो बच्चा या बच्ची जब बाहर जाते हैं तो वो अपने दोस्तों साथियों से इस तरह कह रहे होते हैं कि यार हेडमास्टर साहब के सामने मैं इस कदर घबरा रहा था, या मैं इस कदर कंफ्यूज हो रहा था। तो अब अच्छा, इंग्लिश में वो बोलना चाहें तो अब यहाँ पे वो उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि बिफोर लगाऊं या इन फ्रंट लगाऊं। तो अक्सर बच्चे ऐसे कह देते हैं कि आई वॉज सो कन्फ्यूज इन फ्रंट ऑफ द हेडमास्टर। नहीं, यहाँ पे इन फ्रंट नहीं लगाना। यही पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बिफोर लगाना होता है। ये जो अथॉरिटी, अहम शख्सियत या इम्पोर्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, या पोजीशन की बात कर रही हूँ, वो सारा भेद ही इसमें है, बिफोर और इन फ्रंट का। तो बच्चे को इस तरह कहना चाहिए इंग्लिश में कि आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड बिफोर द हेड मास्टर, या आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड बिफोर द हेड मिस्ट्रेस। तो यहीं से ये बात याद रखिएगा कि वही यहाँ पर
प्लेस की बात नहीं हो रही बल्कि पोजीशन और अहमियत की बात हो रही है, यानी बिफोर की बात आएगी तो पोजीशन और अहमियत की बात आएगी। अब और सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। द क्रिमिनल वॉज ब्रॉट बिफोर द जज। मुजरिम को जज के सामने पेश किया गया, या मुजरिम को जज के रूबरू पेश किया गया, या मुजरिम को जज के आगे पेश किया गया। उर्दू में हम चाहे जिस तरह भी इसको बोलें, लेकिन इंग्लिश में हम यही कहेंगे, द क्रिमिनल वॉज ब्रॉट बिफोर द जज। ये देख लें, बिफोर द जज। अरे अचानक बात करते करते ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन और चॉकलेट फैक्ट्री वाले जॉनी डेप कहाँ से आ गए। ये तो दोनों फिल्में हम सबको, बच्चों को, हमें बड़ों को, सबको पसंद है। तो मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली जॉनी डेप और उनकी जो एक्स वाइफ हैं एम्बर हर्ड, इन दोनों के दरमियान एक मुकदमा चला है जो कि उन्होंने एक 7 पर्सन पे मबनी एक ज्यूरी के सामने पेश किया, और इसमें ये जॉनी डेप जो हैं वो मुकदमा जीत गए हैं। तो चलें हम अपना सेंटेंस ले लेते हैं यहीं से। बोथ साइड्स प्रेजेंटेड देयर केसेस बिफोर अ 7 पर्सन ज्यूरी। बिफोर अ 7 पर्सन ज्यूरी, तो दोनों फरीकैन ने अपने अपने मुकदमात 7 रुकनी ज्यूरी के सामने पेश किए, यानी 7 मेंबर्स पे मबनी एक ज्यूरी थी, 7 जजेस पे मबनी, उनके सामने उन्होंने अपना मुकदमे पेश किए। तो उनके सामने बिफोर द 7 पर्सन ज्यूरी। यू कैन सी जॉनी डेप एंड हिज एक्स वाइफ एम्बर हर्ड आर प्रेजेंट बिफोर द जज। अच्छा, जब मैं किसी सवरेनिटी या सुप्रीम पावर की, यानी किसी आला इक़्तिदार की बात कर रही हूँ, किसी इदारे की बात कर रही हूँ, किसी अहम जगह के हवाले से बात कर रही हूँ, तो बात वही आ जाती है कि यहाँ पे उस प्लेस की या उस लोकेशन की एग्जैक्टली बात नहीं हो रही होती है, उस एरिया की बात नहीं हो रही होती है, बल्कि जहाँ पे उनसे इन सारी चीज़ों से वाबस्ता अगर कोई इमारत है, कोई ऐसा मकाम है, उसकी भी बात हो रही होती है। तो ये देखें कि किसी भी अहमियत वाले इदारे, मकाम या हस्ती वगैरह के सामने, जैसा कि पिछली मिसालों से भी मैंने बताया है, जज की मिसाल दी, हेडमास्टर की मिसाल दी, अदालत वगैरह की मिसाल दी, या उनसे वाबस्ता किसी जगह या इमारत वगैरह के सामने, जैसे कोई यादगार होती है, मॉन्यूमेंट होते हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान है हमारा, या किसी मजहबी रहनुमा का कोई मज़ार होता है, कोई रूहानी मकाम होता है, जहाँ कोई ना कोई अदब का पहलू हो, हमारी पर्सनल इंसानों की वहाँ से जज्बाती वाबस्तगी शामिल हो, बेशक उसमें रिलीजियस पहलू आता हो या ना आता हो, और ऐसी अजीम तरीन हस्तियाँ जिनके साथ उन जगहों का कोई ना कोई ताल्लुक़ रहा है। अच्छा, ये जब मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बताती जाऊँगी आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। और इसी तरह खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर, या जो आला तरीन हस्ती है, ज़ाहिर खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की हस्ती ऐसी है जो कि आला तरीन हस्ती है, जिसको सभी सुप्रीम पावर मानते हैं। तो इन सब के लिए हम बिफ़ोर ही इस्तेमाल करेंगे। कभी हम खुदा ताला के लिए इन फ्रंट ऑफ नहीं यूज़ करेंगे कि आई प्रे इन फ्रंट ऑफ गॉड, या आई प्रे इन फ्रंट ऑफ किसी भी रिलीजियस मकाम का हम नाम ले लें। जैसे एग्जांपल हमारे सामने आ गई है, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द काबा एंड टीयर्स वर रोलिंग डाउन हिज आइज़। वो खाना काबा के सामने खड़ा था और उसकी आँखों से आंसू जारी थे। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द काबा and tears were rolling down his eyes, not in front of काबा। अब ये हम तस्वीर बनाते हैं तो फिर हम कहते हैं ओ इन फ्रंट ऑफ काबा, ये देखो मैं काबा के सामने खड़ा हुआ तस्वीर बना रहा हूँ। लेकिन जब हम हमारी जज्बाती वाबस्तगी की बात हो रही है, अदब का पहलू आ रहा होता है, तब हम बिफोर ही यूज़ करते हैं, ऐसे मकामात के लिए भी, ऐसी प्लेसेस के लिए भी। अब आ जाते हैं मेरी टिप्स, ट्रिक्स एंड टोटके, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत उलझन है भी सही आपके जहन में तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जब हम किसी अहद की, किसी एज या ज़माने की बात करते हैं तो हम लोग दो तरह से ज़मानों को डिवाइड करते हैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब बिफ़ोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल, और एडी का मतलब आफ्टर डेथ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद के ज़माने की। तो बिफ़ोर क्राइस्ट से हमें बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। बिफ़ोर क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल के ज़माने की बात हो रही है। तो यहीं से हम दो टिप्स पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले बीसी की एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। बिफोर क्राइस्ट, बीसी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिगन इन 221 बीसी। दीवार चीन जो थी वो 221 बीसी में या क़ब्ल मसीह में तामीर होना शुरू हुई थी। तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी। बीसी, ठीक है ना। यहीं से आ गई हमारे पास एक और
टिप चुटकी बजा के। कैसे? B कम्स बिफोर लेटर C इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो लेटर B है वो लेटर C से पहले आता है, तो BC बिफोर क्राइस्ट से हमें एक और भी सेंटेंस मुफ्त में मिल गया। कैसे मिल गया? कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो है वो लेटर B है, दैट कम्स बिफोर लेटर C। आई होप ये तो बहुत ही आसान टिप है ना, कि अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जुद के एतबार से जो हर्फ B है वो दरअसल हर्फ C से पहले आता है। सिंपल। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं या ग्रामर पढ़ना चाह रहे होते हैं उनके लिए है बिफोर एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सेंटेंस है, मेक श्योर यू अराइव एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर टाइम। कोशिश करें कि इम्तिहानी मरकज़ पे कम से कम 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। मेक श्योर यू अराइव एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर टाइम। अब आ जाते हैं 4 आवर्स बिफोर, 4 घंटा पहले। यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी परवाज़ से कम 4 घंटे पहले ऐसा करना होगा। ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं 4 घंटा पहले, यानी 4 आवर्स बिफोर। अच्छा, मैंने ये चेक इन एज अ नाउन और एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है वर्ड चेक इन, इस पर भी जल्द ही एक वीडियो बनाकर सम कॉमनली कंफ्यूज वर्ड सीरीज़ के अंदर शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जो है इजी लर्निंग विद शुमाइल ELS। अब हम अपना एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई विल गेट बैक बिफोर ट्यूसडे। मैं मंगल वाले दिन से पहले आ जाऊँगा। आई विल गेट बैक बिफोर ट्यूसडे। इसी तरह है दूसरा सेंटेंस, डोंट यू वरी एट ऑल, आई विल गेट टू द वेन्यू बिफोर बारात। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बारात आने से पहले हॉल में पहुंच जाऊंगा। डोंट यू वरी एट ऑल, आई विल गेट टू द वेन्यू बिफोर बारात। बिफोर बारात या बिफोर द अराइवल ऑफ बारात। एवरीबॉडी इज़ नर्वस बिफोर एग्जामिनेशन। हर एक इम्तिहान से पहले नर्वस होता है या घबराहट में मुब्तला होता है, तो एवरीबॉडी इज़ नर्वस बिफोर एग्जामिनेशन। हर एक इम्तिहान से पहले घबराहट में मुब्तला होता है या नर्वस होता है। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने बिफोर को देखा है वो हमने बिफोर को एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे देखा है, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम या एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। जैसे ये दोबारा से वही सेंटेंस, द क्रिमिनल वाज ब्रॉट बिफोर द जज, तो यहाँ पर भी ये प्रेपोजिशन के तौर पे ही यूज़ हुआ है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, नॉट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम आगे भी इसके और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है वो भी देखेंगे। इससे पहले हम ये सेंटेंस देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेटर वॉज सो डिप्रेस्ड अबाउट द इलेक्शन कैंपेन दैट शी कुड हार्डली spoke a word before the chairperson। ये वही preposition of position वाला है। कोऑर्डिनेटर इंतखाबी मुहिम के बारे में इस कदर अफसरदा थी कि वो चेयरपर्सन के सामने बमुश्किल ही कुछ बोल पाई। अब आ जाता है बिफोर एज एन एडवर्ब। एडवर्ब के तौर पे ये कैसे काम करता है, तो पहले एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं। वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। हम खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं, तो वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। आप लोगों को पता है कि ईटिंग फूड क्या है, ईटिंग क्या है, एक वर्ब है। तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा, जो मेरे ग्रामर पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं उनको तो बखूबी मालूम होगा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, इसके अलावा वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे बिफोर यूज़ हुआ है जिसने एक वर्ब ईटिंग को क्वालिफाई किया है। आप लोगों को यहाँ मेरा मकसद ग्रामर पढ़ाना हरगिज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को इसलिए ये वाज़े कर रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग से सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अच्छा, अब दूसरा ही एडवर्ब से मुतालिक एक सेंटेंस ले लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर यू लीव द हाउस। घर से बाहर जाने से पहले ताला लगाना या लॉक लगाना मत भूलना। बिफोर को एज अ प्रेपोजिशन भी हमने पढ़ लिया, बिफोर को एज एन एडवर्ब भी हमने देख लिया, हमें काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब जो एक और तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिफोर को, वो है एज अ कंजंक्शन। जी हाँ, हम एज अ कंजंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जो ग्रामर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बखूबी जानते होंगे कि कंजंक्शन दो क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। यहाँ मेरा मकसद हरगिज़ ग्रामर पढ़ाना नहीं है, लेकिन आप लोगों के जहन में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर बैठ जाए, इस वजह से मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे बिफोर यूज़ होता है। और जो मेरे बहन भाई
आई एम सॉरी, जो स्पोकन इंग्लिश वाले हैं उनको तो इस मसले में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कि आपको एक और तरह से पता चल जाएगा कि बिफोर कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं अपना सेंटेंस दोनों तरह से। बिफोर आवर टीचर गेव अस क्वेश्चन पेपर शी गेव एवरीवन 10 minutes to revise the lesson. Before our teacher gave us question paper she gave everyone 10 minutes to revise the lesson. Or we can say our teacher gave everyone 10 minutes to revise the lesson before she gave us the question paper. Or our teacher gave everyone 10 minutes to revise the lesson before she gave us the question paper. इसे आप उर्दू में देख लेते हैं। उर्दू में हम इस तरह कहेंगे कि इससे पहले कि हमारी टीचर हमें सवालिया पर्चा देती, उन्होंने हम सबको सबक रिवाइज करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारी टीचर ने हमें सवालिया पर्चा देने से पहले हम सब को सबक रिवाइज करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया। अब बिफोर के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, जब हम रियल लाइफ में से एग्जांपल्स देखते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छी तरह से चीज़ें याद रह जाती हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दे रही हूँ, रियल लाइफ में से ही है। ही वॉज अ टी बॉय बिफोर ही बिकेम अ सुपर मॉडल। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बिफोर ही बिकेम अ सुपर मॉडल ही वॉज अ टी बॉय। तो अब ये देखें कि ये जो मैं आप लोगों के साथ तस्वीर शेयर कर रही हूँ, इसमें एक ये साहब थे जो कि कुछ अर्सा पहले एक टी बॉय थे, बाद में वो सुपर मॉडल बने और अब एक वो कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो ही वॉज अ टी बॉय बिफोर ही बिकेम अ सुपर मॉडल। और यहीं पे हमारा वर्ड यूज़ हुआ बिफोर। अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि बिफोर को हम एज अ प्रेपोजिशन, एज एन एडवर्ब और एज अ कंजंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक ही तरह के सेंटेंस से डिफरेंट जुमले बना के। तो हम देखते हैं। I have never seen this building before. I have never seen this building before. मैंने इससे पहले ये बिल्डिंग कभी नहीं देखी है। यानी आज से पहले, इस वक्त से पहले मैंने ये बिल्डिंग कभी नहीं देखी है, मैं आज देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन और इन पर्टिकुलर एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ हुआ है बिफोर। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर को एज एन एडवर्ब यूज़ किया है। अब सेंटेंस भी गौर से देखें। आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग बिफोर माई ट्रिप टू इटली। दोबारा से, आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग बिफोर माई ट्रिप टू इटली। अब देखें एज एन एडवर्ब यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है। एडवर्ब किस किस चीज़ को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी तो क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कहाँ से निशानी आ गई कि एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन माई लगा हुआ है और उसी से रिलेटेड जो है माई ट्रिप टू इटली। ठीक है ना, माई ट्रिप टू, तो ट्रिप टू इटली एक एडजेक्टिव है। कौन सा वाला ट्रिप? वो वाला ट्रिप जिसमें मैं इटली गया था। तो एडवर्ब की सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। तो यहाँ पे बिफोर एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। अच्छा, जो समझने की बात है वो ये भी है साथ में कि यहाँ पे हैड लगा है और दैट लगा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ग्रामर वाले मुतवज्जो हों। आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग बिफोर माई ट्रिप टू इटली, यानी कि वो जब इटली से वापस आ गया तो आकर बता रहा है कि इटली वाले ट्रिप से पहले मैंने कभी वो वाली बिल्डिंग नहीं देखी थी। जब मैंने इटली वाला ट्रिप लगाया, मैं वहाँ गया तो तब जाके मैंने वो बिल्डिंग देखी। तो आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग बिफोर माई ट्रिप टू इटली। अब आ जाते हैं बिफोर एज अ कंजंक्शन। अच्छा, अब एज अ कंजंक्शन कैसे यूज़ होगा, तो इसको ज़रा बड़े ध्यान से पढ़िएगा भी सही और बड़े ध्यान से सुनिएगा भी सही। सेंटेंस है जी हमारा, आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग बिफोर आई went to Italy. I had never seen that building before I went to Italy. अब ये एक बड़ा सा सेंटेंस है और इसके दो पार्ट्स हैं या दो क्लॉजेस भी हम इसको कह सकते हैं। कैसे दो पार्ट्स हैं? एक तो हो गया आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग, बस यहाँ तक, बिफोर को भूल जाएं। दूसरा इसका क्लॉज हो गया आई वेंट टू इटली। दोनों की सेंस बन रही है, मैंने इससे पहले कभी ये बिल्डिंग नहीं देखी थी। दूसरा था आई वेंट टू इटली, मैं इटली गया था। अब कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन
जो छोटे छोटे दो क्लॉजेस होते हैं उनको जोड़ देता है आपस में एक बड़ा सा सिंपल क्लॉज बनाने के लिए, ताकि हमें अपनी बात का जो तसलसल है वो कायम रखने में मदद दे और हम अपनी बात को पिछली वाली बात से रिलेट करके समझ सकें। हमारे बिफ़ोर ने क्या किया, हमारे बिफ़ोर भैया ने यहाँ पर आके एज अ कंजंक्शन काम किया। अब इंग्लिश में हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग, बिफ़ोर को डाल दिया, बिफ़ोर आई वेंट टू इटली। आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग बिफ़ोर आई वेंट टू इटली। अच्छा, उर्दू में लगभग कुछ इस तरह से ये बनेगा कि मैं इटली गया था तो इससे पहले मैंने कभी वो वाली बिल्डिंग नहीं देखी थी। अब बिफ़ोर भैया आए, बिफ़ोर भैया ने इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा और एक बड़ा सारा हमें क्लॉज या सेंटेंस बना के हमें पूरी सूरत हाल वाज़े कर दी कि आई हैड नेवर सीन दैट बिल्डिंग बिफ़ोर आई वेंट टू इटली। इटली जाने से पहले वो बिल्डिंग मैंने कभी नहीं देखी थी। तो ये तो था बिफ़ोर की अंडरस्टैंडिंग कि बिफ़ोर को हम कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और आप लोगों को आई होप इन फ्रंट ऑफ और बिफ़ोर का डिफरेंस भी बहुत अच्छी तरह मालूम हो गया होगा। बावजूद इसके कि ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को डिटेल के साथ हर चीज़ समझा सकूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी तरह हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और सबसे अहम बात ये कि इसे अपने दोस्तों, साथियों, बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद शुमाइल ELS को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूँगी। खुदा करे कि आप सबका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे। If you find this video helpful, please do not forget to like, share and subscribe to my channel, that is Easy Learning with Shumail ELS. All the best wishes for your success. Have a nice day.